इस कोरोना काल में खुशियों की मुट्ठी बहुत छोटी है और मुश्किलों का आसमान बहुत बड़ा। कुछ लापरवाहियां हैं, कुछ जिद है, कुछ प्रशासन की नाकामियां हैं, कुछ गैर जिम्मेदार मंत्रियों के अनर्गल बयान है, कुछ गांवों का दर्द है, कुछ शहरों की दुश्वारियां हैं और ये एक एक चीजें मिलकर कोरोना की महामारी को भीषण और जानलेवा बना देती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इंडिया चाहता है कि भारत जितनी जल्दी हो इस मुश्किल हालात से बाहर निकले। इसीलिए खबरों के मामले में इंडिया क्या देखना चाहता है, क्या जानना चाहता है, उससे लेकर हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। सबसे ज़्यादा 25% लोग गोवा की खबर को देखना चाहते हैं। वहाँ 4 दिन में 75 लोगों की मौत हो गई है और वो भी ऑक्सीजन की कमी से। ये मौत एक अस्पताल में हुई और ऑक्सीजन की कमी और कई लापरवाहियाँ सामने आ रही हैं। जबकि कोरोना से मौत के आंकड़े कुछ खास कम भी नहीं हुए, तो क्या ये माना जाए कि गोवा देश का नया कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है? 23% लोग एबीपी न्यूज़ के संवाददाताओं की कोरोना पर ग्राउंड रिपोर्ट को देखना चाहते हैं, असली भारत की तस्वीर जानना चाहते हैं। जबकि 22% लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या चुनाव, क्या कुंभ, क्या किसान आंदोलन के बाद अब ईद के लिए जुटी भीड़ कोरोना का नया सुपर स्प्रेडर बन सकती है। आज कोरोना के खात्मे के लिए तमाम कोशिशें हो रही हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के दावे किए जा रहे हैं, वैक्सीन का कोटा बढ़ाने का भी दम भरा गया, लेकिन जमीन पर आज भी आलम यह है कि इस महामारी ने जिंदगी और मौत दोनों को तहस नहस कर रखा है। जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। गांवों में ये वीरानी, गांव में किसी का तरह का कोई सरकारी इलाज की व्यवस्था नहीं है। गांव में बहुत बुरा हाल है गांव का। गांव में हुआ अभी तत्काल में 55 आदमी से मर गए। मैं तो जी प्रार्थना करूँ जी सरकार तो जी सभी को इलाज के लिए डॉक्टर भेजने चाहिए। शहरों में ये परेशानी, वैक्सीन के लिए देश की कतार। लोग को नहीं लग रहा है तो कोई लगा भी नहीं रहे और हम लोग पुलिस ग्राउंड में भी गए थे तो वहाँ पे भी हमें मना कर दिया था। वेंटिलेटर पर लूट की बढ़ी रफ्तार, सांसें बचाने के लिए कोहराम, अंतिम संस्कार पर भी घमासान। रुकने के लिए प्रशासन ऐसी है जो कि सरकार की मतलब रोक लगा रही है। सर, हम आज अपने बुलेटिन की शुरुआत गोवा से करते हैं। गोवा इस देश का एक बेहद आधुनिक और सबसे संपन्न राज्य कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हर आदमी की कमाई यहाँ दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा है, लेकिन कोरोना आया तो यहाँ के समंदर से भी तबाही की लहरें उठी हैं। कुछ आंकड़े देखिए। गोवा में पिछले 7 दिन का कोरोना से मौत का आंकड़ा आपके सामने है। 7 मई को गोवा में 56 लोगों की जान जाती है, 8 मई को 55 लोगों की जान जाती है, 9 मई को बढ़कर ये 67 हो जाता है, 10 मई को कुछ कम होता है, 50 लोग मरते हैं, 11 मई को 75 होता है आंकड़ा, 12 मई को 70 होता है, 13 मई को 63 होता है। यानी हर रोज लगभग 60-70 लोगों की जान गोवा में बीते 7 दिनों में गई है। 18 लाख की आबादी वाला राज्य है गोवा। अगर इस राज्य में 60 से ज्यादा लोग कोरोना से रोजाना मर रहे हैं तो ये सच्चाई वाकई में डराने वाली है। दरअसल गोवा की अर्थव्यवस्था सैलानियों के दम पर चलती है। वैसे तो अप्रैल से ही गोवा सरकार ने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी थी, लेकिन लगता यह है कि वो काम बहुत ही बेमन से किया गया। अगर गोवा में कोरोना फैला वो इसलिए क्योंकि आपको ये जानना चाहिए, यहाँ शुरुआती दौर में देश भर से आ रहे टूरिस्ट के दाखिल होने के समय कोई उनकी जांच नहीं की जा रही थी। 21 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू लगाया गया और फुल लॉकडाउन तो अभी 5 दिन पहले 9 मई से ही लगा है। इससे पहले देश भर से लोग शादी यानी डेस्टिनेशन वेडिंग और पार्टीज के लिए गोवा जा रहे थे। गोवा बिल्कुल खुला हुआ था। गोवा में कैसीनो और बाजारों में भीड़ को रोकने के लिए वहां की सरकार, वहां का प्रशासन कुछ करता नहीं दिखा था इन 5 दिनों के पहले, जब से वहां पर लॉकडाउन लगा। और नतीजा आज ये हुआ कि देखते ही देखते जश्न के लिए मशहूर गोवा में कोरोना का मातम पसरने लगा है। इस पर सरकार अब ये कहकर पल्ला झाड़ सकती है कि वो लोगों को रोजी रोटी पर से महरूम नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब गोवा के अस्पताल में ऑक्सीजन के बगैर लोग दम तोड़ने लगे और वो भी
4 दिन में 75 लोग, तो समझिए वहां सरकार कितनी नाकाम है। एक दिन हादसा हो सकता है, जब पहले दिन खबर आई मंगलवार को कि 22 लोग मरे, बुधवार को फिर 21 हो गया, गुरुवार को फिर कुछ संख्या बढ़ गई, शुक्रवार को फिर संख्या बढ़ गई। यानी हर रोज रात को 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में करीब करीब 1.5 से 2 दर्जन लोगों की ऑक्सीजन की कमी से गोवा के सरकारी अस्पताल में मौत हो रही है। इस नाकामी का एक बहुत बड़ा कारण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे खुद हैं, जो कोरोना से लड़ने की जगह आपस में भिड़े हुए हैं। ऑक्सीजन लीक से मचा ये गुबार एक ऐसी धुंध पैदा करता है जिसमें सरकार को अपनी नाकामियां नहीं दिखती। गोवा इस देश का एक ऐसा राज्य है जहां लोग समंदर की लहरों पर जिंदगी का सुकून ढूंढने आते हैं, लेकिन इस कोरोना ने हुकूमतों की सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी। आलम यह है कि गोवा के एक अदद अस्पताल में ही पिछले 4 दिन में ही 75 लोगों की मौत हो चुकी है। ये इर्रिस्पॉन्सिबल जो सरकार है, ये अपने हाथ से, इनकी वजह से ये लोग मर गए हैं। और ये कोविड की वजह से मरे नहीं है, ये कोविड ऑक्सीजन मिसमैनेजमेंट की वजह से मर गए हैं। कोरोना का कहर हर जगह है, लेकिन एक अस्पताल में 75 लोगों का 4 दिन में मर जाना बताता है कि ये मौत नहीं, कत्ल है, जिसे सिस्टम ने अपनी लापरवाही के चाकू से किया है। ये गोवा का जीएमसी अस्पताल है। यहाँ मंगलवार को 25 लोगों की मौत हुई, बुधवार को 21 लोगों की, गुरुवार को 15 लोगों की और आज यानी शुक्रवार को 13 लोगों की। कोरोना ने लोगों की कुदरती सांसों पर हमला किया और गोवा की निकम्मी सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन छीन लिया। फिर क्या, हर तरफ मौत में लिपटी हुई उदासी छा गई। पिछले 7 दिनों का हम आंकड़ा देखें तो रोजाना 50 से लेकर के 70 मरीजों की मौत हो रही है। और सबसे दुखद बात यह है कि इन मौतों में से 15 से 20 मरीजों की मौत सिर्फ इस बात के लिए हो रही है कि उन्हें सही मात्रा में और सही समय पर ऑक्सीजन नहीं दिया जा सका। बस ताज़ा आंकड़ा मिला है, उसके मुताबिक 13 मरीजों की मौतें रात के 1 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक के बीच में हुई है। हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान रात के 1 बजे से लेकर के 6 बजे को डार्क आवर करार दिया। इतनी ज्यादा मौत का कारण क्या है, ये सुनेंगे तो आप माथा पीट लेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट में गोवा सरकार ने कहा, ऑक्सीजन लाने में देरी की वजह से ज्यादा मौत हुई। देरी इसलिए हुई क्योंकि प्रशासन के पास ट्रक से ऑक्सीजन उतारने के लिए एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं था। ये दलीलें देश के किसी दूर दराज के इलाके में नहीं, बल्कि उस गोवा में दी जा रही हैं, जो प्रति व्यक्ति आय में देश का नंबर 1 राज्य है। दिल्ली भी इससे पीछे है। गोवा सरकार मौत के मामलों की रिपोर्ट लेगी, लेकिन हम आपको गोवा सरकार की नाकामी, आपसी कलह, झगड़े और सियासी तूतू मैमे की रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं और विश्वजीत राणे स्वास्थ्य मंत्री। मनोहर पर्रिकर की विरासत को ढोने वाली गोवा की ये बीजेपी सरकार इस लिहाज से अद्भुत है कि यहाँ मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों एक दूसरे से सीधे मुंह बात नहीं करते, विपक्ष को हमला करने का मौका ही नहीं देते, क्योंकि ये दोनों आपस में ही लड़ते रहते हैं। अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने हाईकोर्ट में दखल की गुहार लगा दी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में इस मामले की जांच होनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पर आरोप लगाया कि उनकी लॉकडाउन की सलाह को नकार दिया था। आलम यह है कि गोवा मेडिकल कॉलेज का दौरा मुख्यमंत्री ने अकेले किया और स्वास्थ्य मंत्री ने अकेले। मुख्यमंत्री का कहना है कि हमने स्वास्थ्य मंत्री को बुलाया तो था, लेकिन वो आए ही नहीं। यानी राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के अहम की लड़ाई में फंस गई। अब पुराने भाजपाई मुख्यमंत्री और 4 साल पहले कांग्रेस से भाजपाई बने स्वास्थ्य मंत्री का झगड़ा गोवा के लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना की दूसरी लहर गांव-गांव पहुंच गई है। अगर सरकारों ने पहले ही ध्यान दिया होता तो गांव के गांव आज शमशान नहीं बनते। एक ही गांव में अगर 1 महीने में 70 लोगों की जान चली जाए तो इसको आप क्या कहेंगे?
बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक हमारे रिपोर्टर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस कोविड काल में अलग अलग गांव की सच्चाई सामने लाने की कोशिश की है। देखिए गांव की ये ग्राउंड रियलिटी हमारी इस रिपोर्ट से आपको समझ में आएगा दरअसल असली भारत में, असली इंडिया में इस वक्त क्या चल रहा है और कैसे आंकड़ों की धांधलेबाजी कर कर कोरोना के सही नंबर्स नहीं सामने आ पा रहे हैं। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। गांव में बहुत ज्यादा है। कोरोना की दूसरी लहर ने अब गांव की ओर रुख किया है और ये बेहद ही चिंताजनक बात है। कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे के बावजूद एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स की टीम जोखिम उठाकर भी ग्राउंड जीरो से गांवों के हालात आप तक पहुंचा रही है। सबसे पहले दिखाते हैं बिहार में गांवों की तस्वीर। बिहार के रोहतास जिले का गांव दरिहट। हमारे संवाददाता रंजन सिंह राजपूत जब यहां पहुंचे तो हर तरफ लोग बेहाल नजर आए। 5000 की आबादी वाले इस गांव में हर घर में आपको बीमार मिल जाएंगे। गांव वालों का दावा है कि यहाँ पिछले 1 महीने में 70 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव की मुखिया को भी सर्दी खांसी बुखार हुआ और वो चल बसी। तो हमारे गांव में 70, 80-90 के करीब मृत्यु हो चुकी है। बहुत भयावह स्थिति है। कोई यहाँ टेस्ट नहीं हो रहा है कोरोना का, न कोई छिड़काव हो रहा है, न मास्क वितरण हो रहा है। गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र है, वेलनेस सेंटर है, लेकिन उसमें ताला लगा हुआ है। यहाँ न टेस्ट की सुविधा है और न ही दवाइयों का इंतजाम। जिनकी मौत हुई है उनके बारे में ये भी नहीं पता कि उन्हें कोरोना था या नहीं। लोग अब यज्ञ हवन कर बीमारी दूर करने में लगे हैं। तत्काल में 55 आदमी से मर गए, बुखार से मरलन, कोई ऑक्सीजन बिना मरलन। परमात्मा से शांति मिले और मतलब हर जगह मतलब कि जन जन शांति हो जाए, बच जाए। बिहार के ही आरा जिले के गांवों में स्वास्थ्य केंद्र खस्ताहाल पड़े हैं। इन गांवों में इलाज की सुविधा न होने के चलते लोगों को आरा शहर का रुख करना पड़ता है। यहाँ पर तो न कोई डॉक्टर आता है, न देखने में कोई अथी आता है। मध्य प्रदेश के गांवों में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत जब भोपाल से 20 किलोमीटर दूर रातीबट गांव पहुंचे तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव में लगातार सर्दी, बुखार और खांसी के केस आ रहे हैं। हम भोपाल के पास रातीवड़ गांव में हैं। इस रातीवड़ गांव में भी कई घरों में सर्दी, जुकाम, बुखार के मरीज मिल रहे हैं। हालांकि गांव के लोग सतर्कता तो बरत रहे हैं, अब मास्क लगा के निकलते हैं। गांव में सन्नाटा दिखता है, मगर फिर भी गांव में जो घर हैं वहां पे हर दूसरे, तीसरे, चौथे घर में मिलते हैं लोग और बीमार दिखते हैं। घर में ही इलाज कर रहा है, क्वारंटाइन घर में ही हो रहा है और वो ना तो दवाई दे रहे हैं, ऐसे क्वारंटाइन होकर ठीक हो रहा है। एमपी के सीहोर का खेजड़ा गांव, यहाँ की आबादी करीब 900 लोगों की है। यहाँ 2 मौतों के बाद घरों में ही लोग कैद हो गए हैं। हर तीसरे घर में सर्दी, खांसी और बुखार के मरीज मिल रहे हैं। एबीपी न्यूज जब इस गांव में पहुंचा तो लोगों ने प्रशासनिक लापरवाही की शिकायत की। गांव में बहुत बुरी स्थिति है भैया, कोरोना की बहुत बुरी स्थिति है। अधिकांश लोग बीमार चल रहे हैं और बीमार चलने के साथ साथ क्या है कि बंगाली डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं। सरकारी अस्पताल में जाने से आदमी डर रहा। जो भी घर से बाहर निकला पाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई भारत सरकार द्वारा की जाएगी। हरियाणा में तो हालात बहुत ही नाजुक मोड़ पर हैं। जींद के किला जाफरगढ़ गांव में 1 महीने में 20 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। मौत वायरल बुखार से हुई या कोरोना से, ये तो गांव वाले नहीं जानते, लेकिन इतनी मौतों से वो दहशत में हैं। मैं तो जी प्रार्थना करूँ जी सरकार तो जी सभी को इलाज के लिए डॉक्टर भेजने चाहिए। फतेहाबाद के भोड़िया गांव में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग बीमार हैं। मरने वालों में कई युवा भी थे। हरियाणा की सरकार टेस्टिंग और ट्रेसिंग के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन गांव वालों की माने तो यहाँ कोई पुरसा हाल लेने तक नहीं आ रहा। इलाज के नाम पे जीरो है। मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चढ़राव गांव में मौत का सन्नाटा है। 3000 की आबादी वाले गांव में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पंचायत चुनाव के बाद से ही कोरोना ने ऐसी दस्तक दी कि उसे रोकना अब मुश्किल हो रहा है।
अब तक कोरोना से गांव में 10 मौतें हो चुकी हैं। हालांकि प्रशासन ने सिर्फ 3 मौतों की पुष्टि कोरोना से की है। लगभग 22 तारीख से इधर 10-11 मौतें हुई हैं। आज हुआ स्कूल पे व्यवस्था करवाए हैं, कोरोना जांच के लिए टीम आ गई है। एबीपी न्यूज की टीम लगातार गांवों में कोरोना के हालात की पड़ताल कर रही है। इस पड़ताल में हम जहां भी जा रहे हैं, एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि गांवों में रहने वाली आबादी के बड़े हिस्से पर कोरोना काल बनकर मंडरा रहा है और रही सही कसर लस-पस स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा कर दे रही है। एक तरफ गांव में जिंदगी कोरोना की भेंट चढ़ रही है, तो दूसरी तरफ बिहार और उत्तर प्रदेश में शवों के अंतिम संस्कार पर अब ठन गई है। बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा में तैरते हुए शवों की तस्वीरों ने सबको खौफ में डाल दिया है। जिंदगी देने वाली गंगा की गोद में आखिर शव क्यों है? कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं। 3 दिन पहले ये आप देखिए भारत का नक्शा, गंगा का रूट गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक, और इस तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर गंगा गुजरती है। 3 दिन पहले बक्सर में, जो कि बिहार में आता है, नेक्स्ट जब दिखाएंगे, ये देखिए बक्सर में सबसे पहले हमको गंगा में बहते हुए शव दिखाई देते हैं। इसके बाद बिहार और यूपी के बॉर्डर पर लगा हुआ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर गंगा के पर शव दिखाई देते हैं। कल उन्नाव में, यूपी का एक और जिला, यहाँ पर गंगा के किनारे दफन शव को देखकर पूरा देश हैरान रह गया था। दर्जनों शव वहाँ पे दफन किए गए थे। इस बीच कल ही पटना में 2 शव तैरते हुए मिले। पटना बिहार की राजधानी, और भदोई में भी गंगा में आज 2 शव मिले हैं। यानी लगातार गंगा में शव मिलने का सिलसिला जारी है। अब सवाल यह है कि ये शव कहां से आ रहे हैं, मरने वाले लोग किस राज्य के हैं, इससे लेकर यूपी और बिहार आपस में भिड़ गए हैं। कल बिहार ने यूपी पर आरोप लगाकर गंगा की धारा में जाल लगा दिया था, तो कल रात से यूपी ने बिहार के सीमावर्ती इलाकों से गंगा किनारे अंतिम संस्कार करने आने वाले लोगों पर बैन लगा दिया है। 2 राज्यों की लड़ाई ने गंगा का बंटवारा कर दिया है, और इस बंटवारे में पिस रहा है आम आदमी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हम भारत के लोग, सुख हो या दुख, हम साथ हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, कितने गर्व से हम ये बात कहते आए हैं। 4 लोग 6 से 7 घंटे में 4 लोग खत्म हुए। क्यों खत्म हुए? लेकिन कोरोना ने ये क्या कर दिया? किसी को यूपी वाला बना दिया तो किसी को बिहार वाला। जिंदा रहते हुए नहीं, लेकिन मरने के बाद तो पहचान का ये ठप्पा लग ही रहा है। माँ गंगा तो सबकी सांझी है। माँ गंगा के किनारे अंतिम संस्कार का पुण्य मिले, जीते जी हर हिंदू इसकी कामना करता है। लेकिन सरकारें भावनाओं को कहां समझती हैं? गंगा में तैरती हुई ये लाशें कहां से आईं? ये यूपी की हैं या बिहार की? इसे लेकर दोनों राज्यों में ठनी हुई है। दोनों राज्य मानने को तैयार नहीं है कि इन लाशों का नाता उनसे है। मान लेंगे तो थू-थू हो जाएगी। बिहार के प्रशासन ने लाशों के लिए यूपी को दोषी माना, तो उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने बिहार में मरने वालों के गंगा किनारे अंतिम संस्कार पर बैन लगा दिया। सुनकर आपको हैरानी होगी कि बिहार की सीमा से सटे हुए इलाकों से आने वाले शवों के अंतिम संस्कार पर यूपी सरकार ने रोक लगा दी है। सोमवार शाम से ही शवों के साथ परिजनों को यूपी में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। बिहार से लगने वाले बॉर्डर पर चेक पोस्ट बनाकर बाकायदा पुलिस तैनात कर दी गई है। सर, हमारे उच्च अधिकारियों महोदय का आदेश है कि जनपद गाजीपुर में इधर बिहार की लाशें नहीं आएगी। अच्छा, करनी कर दीजिए, वो अपने यहाँ ही इसका अंतिम संस्कार करें। बॉर्डर बंद होने से यूपी से सटे बिहार के कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिले के लोगों का हाल बहुत बुरा है। अब तक मरने वालों के ये परिवार शव को लेकर गंगा किनारे आते रहे हैं। सालों से ये परंपरा जारी है, लेकिन अब यूपी सरकार के फरमान के बाद इन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। नहीं सर, कल हम लाश लेके गए थे। हाँ। उत्तर प्रदेश प्रशासन हमारे लाश को रोक कर बोली कि बिहार की लाशें हमारे उत्तर प्रदेश के
में नहीं जलाया जाएगा। अच्छा। इसके लिए हमारा लाश को वापस कर दिया। हमको इतना परेशानी हुआ कि हमको यहाँ से 55 किलोमीटर दूर बक्सर लेके जाना पड़ा। अच्छा अच्छा। दो राज्यों की लड़ाई में इन लोगों का क्या, जिनकी बस इतनी सी ख्वाहिश है कि उनके अपने को मां गंगा मृत्यु के बाद तार दें, उनकी अस्थियां गंगा में समाहित हो जाएं। सर पता नहीं क्या है, योगी सरकार की ऐसी है कि मतलब एपी पुलिस भी कह रही है कि नहीं हमारे ऊपर से आदेश है। तो क्या आदेश है, हम देखते हैं कि आज जब से हम पैदा हुए जब से अभी तक देखे रहे कोई लाश नहीं रोकी जाती है। बड़ी पुरानी परंपरा है कि शव एक बार घर से निकलता है तो लौटकर वापस नहीं जाता। अब इन इलाकों के लोग शवों को जलाने के लिए दूसरी जगह देख रहे हैं, लेकिन गंगा का किनारा कहां से लाएं? सर यहाँ रोका गया है, मुर्गा तो वापस नहीं जाता है घर पर। हम लोग का कम से कम 60-70 वर्ष का उम्र है। आतू करके हम लोग अभी तो यहाँ पर रोक लग गया है। देखिए अब ये लड़ाई कहां तक चली आई। उत्तर प्रदेश सरकार ने शवों का अंतिम संस्कार रोका तो अब बिहार के लोग चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये फरमान वापस नहीं हुआ तो यूपी के लोग गया में पिंडदान नहीं कर पाएंगे। हम लोग देख रहे लाशें वापस आ रही हैं और लोग रोते हुए वापस आ रहे हैं। मजबूरी है, क्या करें, जाए कहाँ जब वहाँ परवाह नहीं करने दिया जा रहा है। लेकिन अगर यही योगी सरकार ऐसा करेगी तो हम सभी बिहार वासी भी योगी सरकार को चेतावनी देते हैं कि जिस तरह आप हमारे परिजनों का और पार्थिव शरीर नहीं जाने दे रहे हैं तो हम लोग भी बिहार में जो गया में पिंडदान होता है हिंदू धर्म रीति रिवाज के, हम लोग भी यूपी के लोगों को यहाँ रोकने का काम करेंगे। कोरोना के इस दौर में जीने से ज्यादा भारी मरना हो गया है। लाशों का ढेर इतना है कि कोई भी सरकार इसका हिसाब किताब नहीं रखना चाहती। लाशों की इस लड़ाई में आम आदमी दो पार्टों में पिस रहा है, जीते जी भी और मरने के बाद भी। और आपको यहाँ बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने NHRC ने इस पूरे गंगा में जो लाशें मिल रही है इस मामले पर बिहार, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को नोटिस दिया है और ये भी पूछा है कि आखिरकार अंतिम संस्कार शवों का क्यों नहीं किया जा रहा। तीनों को अब जवाब भी देना है। कोरोना के इस दौर में भीड़ लगाना जानलेवा है। जहां भीड़ वहां कोरोना। पिछले एक साल के कोरोना काल में देश के हर शख्स को ये बात समझ में आ जानी चाहिए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ना तो सरकारें, ना प्रशासन और ना ही लोग इस बात को समझ पाए। कोरोना पैर पसारता रहा, चुनाव होते रहे, मेले लगते रहे। यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं। अब देखिए कुंभ मेले के चलते किस तरीके से कोरोना ने उत्तराखंड में अपने पैर पसारे। 11 मार्च को हरिद्वार में पहला शाही स्नान हुआ, तब कोरोना केस आए थे 69। 12 अप्रैल के शाही स्नान के वक्त उत्तराखंड में केस बढ़कर 1334 हो गए। 14 अप्रैल को तीसरे शाही स्नान के बाद ये संख्या 1953 तक पहुंच गई और 17 अप्रैल को कुंभ की चौथी डुबकी हुई। तब तक उत्तराखंड में कोरोना का संक्रमण 2757 लोगों तक पहुंच चुका था। कुंभ का असर यह हुआ कि अब कोरोना को रोकना मुश्किल हो गया है। 14 मई को कोरोना के 7127 केस रजिस्टर हुए हैं। यही वजह है कि ऐसे आयोजन जिसमें भीड़ जुटती है उन्हें कहा जाता है सुपर स्प्रेडर। अब सवाल ये कि कोरोना का सुपर स्प्रेडर आखिरकार कौन है? क्या वो युवा हैं जो बंदिशों को मानने को तैयार नहीं हुए और क्लबों में, पार्टियों में भीड़ लगाते रहे, जलसे मनाते रहे? कुछ उनकी मजबूरी है कि उन्हें रोजी रोटी कमाने के लिए निकलना पड़ता है। क्या किसान कोरोना के सुपर स्प्रेडर हैं जो दूसरी लहर के बावजूद आंदोलन पर आज भी अड़े हुए हैं? क्या देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव और यूपी का पंचायत चुनाव सुपर स्प्रेडर साबित हुआ है? क्या कुंभ में लाखों की भीड़ जुटाकर कोरोना को फैलने का मौका दिया गया? या फिर ईद और उससे पहले जिस तरह लोग बाजारों को गुलजार करते रहे वो कोरोना को बढ़ाने के लिए एक बड़ी वजह है? दरअसल ये सभी जिम्मेदार हैं। भीड़ लाखों की हो या फिर कुछ लोगों की भीड़ होती है। चुनाव, मेले, पार्टियां होती रहेंगी, त्योहार अगले सालों में भी आते जाएंगे, लेकिन जान है तो जहान है। ईद पर खरीदारी के लिए निकली भीड़ न सिर्फ खुद को खतरे में डालती दिखी बल्कि दूसरों के लिए भी मुसीबत का अब सबब बन सकती है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह
कोरोना लाखों में रोज फैल रहा है तो क्या हुआ? कोरोना लोगों की सांसें छीन रहा है तो क्या हुआ? कोरोना के कारण हिंदुस्तान आंसुओं से भीगा है तो क्या हुआ? कोरोना से शमशान कब्रिस्तान में जगह नहीं मिल रही तो क्या हुआ? ये सब इनको नहीं पता है जिनकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये महिलाओं का हुजूम, ये ठसाठस भीड़, क्या ये हुजूम कोरोना का सुपर स्प्रेडर नहीं होगा? उत्तर प्रदेश के शामली में ईद के कारण पहले से प्रशासन ने अपील कर रखी थी कि मत आइएगा बाजार में, लेकिन त्योहार के नाम पर बाजार गुलजार हो गया। इतनी भीड़ इकट्ठा हुई कि सामाजिक दूरी के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा दी गईं। पुलिस आती तो दुकान का शटर गिर जाता, पुलिस गई तो शटर भी उठ गया। लोग भूल गए कि इसी शामली में 50 से ज्यादा लोग कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। ये लोग अपने मौलानाओं की भी बात नहीं माने, जो कहते कहते थक गए कि भैया हर हाल में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। मैं आप तमाम हजरात से ये अपील करता हूँ कि ईद सादगी से मनाएं। ईद में कोशिश इस बात की करें कि नया लिबास ना पहन के वो पैसा अगर से किसी गरीब तक पहुंचा दें, और जो फितरे का पैसा है, क्योंकि फितरा वाजिब है, जो वाजिब अमल है वो ज़रूर होना चाहिए। चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद में कर्फ्यू है तो क्या हुआ, लेकिन कोई मानने को तैयार हो तब ना। इनको पता नहीं कि ईद से पहले ये बर्बादियों का दीद करने के लिए निकले हैं, जो कोरोना के रूप में हो सकता है। मुंबई में भी सख्त लॉकडाउन है। अगर पिछले 1 महीने से वहां सख्ती नहीं होती तो न जाने कितने घरों का रास्ता शमशान या कब्रिस्तान को जाता। लेकिन ईद का मौका आया तो लोग 1 महीने के अनुभव को भी भूल गए। हमारी सहयोगी लता शर्मा कुर्ला में मोहम्मद अली रोड का हाल लेने पहुंची। वो हाल आप भी देखिए। ईद के जश्न से पहले कैसे ये लोग खतरे के खिलाड़ी बन रहे हैं। सामाजिक दूरी तो भूल जाइए, ठीक से मास्क पहनना भी इन्हें गवारा नहीं। मुंबई में आज ईद के मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने साफ साफ नियम लागू किए थे कि कहीं पर भी कोविड-19 के चलते कोरोना के केसेस जैसे कि बढ़ रहे हैं तो भीड़ जमा नहीं होनी चाहिए। अगर ईद का जश्न मनाना है तो घर पे बैठकर ही अपने लोगों के साथ ही घर में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके मनानी चाहिए। लेकिन फिलहाल मैं अभी जेजे फ्लावर पर खड़ी हूँ। यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मोहम्मद अली रोड है, और इस मोहम्मद अली रोड में कैसे ईद का जश्न मनाया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, हर जगह भीड़ है और दुकानें खुली हुई हैं, खाने की दुकानें खुली हुई हैं। यहाँ पे कई सारे लोग पार्सल दे रहे हैं। बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के इस जश्न को मनाया जा रहा है। मुंबई से अब दिल्ली आ जाइए। यहाँ ईद से पहले वाली रात पुरानी दिल्ली की गलियों में पुलिस गश्त लगाती रही और ये चेतावनी भरी मुनादी भी की कि घर से बाहर निकले तो ठीक नहीं। उल्लंघन न करें। अगर कोई भी व्यक्ति बगैर मास्क के पाया जाता है, ये विदाउट मास्क के पाया जाता है, तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में तो गनीमत रही, लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ी निजाम की नगरी में। हैदराबाद में लॉकडाउन है। जरूरी सामान के लिए जो छूट मिलती है उसमें ईद की शॉपिंग के लिए चार मीनार वाले इलाके में लोग उमड़ आए। ये भूल गए कि कोरोना प्रोटोकॉल के पालन से ये वायरस दुम दबाकर भाग जाता। लेकिन अब चार मीनार की मीनारों से बर्बादी का मंजर देख सकते हैं। चाहे किसान आंदोलन हो या कुंभ का स्नान मेला या फिर 5 राज्यों में चुनाव, इन सब ने कोरोना का जमकर साथ दिया था। लेकिन कुछ लोगों को शायद लगा कि हम क्यों पीछे रहें, तो ईद से पहले संक्रमण वाली भीड़ का हिस्सा बनने लगे। अभी हमने आपको वैसी तस्वीरें, वैसी खबरें दिखाई जो कोरोना के कारण आई तबाही की एक कड़वी हकीकत बयान करती हैं। इस मुश्किल घड़ी में कोरोना से बचने के लिए एक उपाय ये है कि आप मास्क ज़रूर पहनें। जैसा कि एबीपी न्यूज़ बिल्कुल शुरुआत से #मास्क अप इंडिया चलाकर एक मुहिम चला रहा है। आप मास्क पहनकर खुद को और साथ में दूसरों को भी संक्रमित होने से बचा सकते हैं। जो लोग आज मास्क पहन रहे हैं वो सही मायने में कोरोना वॉरियर्स हैं। ऐसे लोगों को सलाम भेजने के लिए हमने आपकी मास्क वाली सेल्फी रोज़ मंगाते हैं। वो सेल्फी यहाँ दिखाते हैं और देश के तमाम बाशिंदों को कहते हैं कि इनसे सीखिए, आप भी मास्क पहनकर ज़रूर रहिए।
एक बात और कहना चाहूँगा, जो लोग अपने ट्विटर हैंडल से अपने परिवार के लोगों की तस्वीरें भेज रहे हैं, ये हमारी दरख्वास्त है उनसे कि जिनकी भी तस्वीर भेजिए, खासकर बच्चों की, उनके नाम ज़रूर लिख दें ताकि तस्वीरों के साथ सही नाम जा पाए। मुझे उम्मीद है कि सोमवार से इस तमाम चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। एबीपी न्यूज़ आम आदमी के सवाल लगातार उठाता रहा है। आम आदमी के पैसों से खरीदा गया जिंदगी देने का सामान आखिरी वक्त पर उसके काम क्यों नहीं आ रहा है, ये सवाल हम पिछले 2 दिनों से लगातार आपसे पूछ रहे हैं। कोरोना में जब लोग अपनी ज़िंदगी तलाशने के लिए हर अस्पताल के आगे फरियाद कर रहे थे, गंभीर बीमारी लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, तब लाखों की कीमत की ये मशीनें कबाड़ की तरह धूल क्यों खा रही थी। एबीपी न्यूज़ 2 दिन से लगातार आपको पंजाब में खराब वेंटिलेटर्स की तस्वीर आपको दिखा रहा है, खबर आपको दिखा रहा है। अब हम आपको पंजाब के बाहर भी लिए चलते हैं। अपने इस तहकीकात को हम पंजाब के बाहर भी लेकर गए और जानने की कोशिश की कि पीएम केयर फंड से बीते 7-8 महीनों में जो वेंटिलेटर राज्य सरकारों को मिले हैं, वहां पर क्या स्थिति है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना से निपटने के लिए आपदा काल में पीएम केयर्स फंड से हजारों वेंटिलेटर्स खरीदे गए। इन वेंटिलेटर्स को देश के अलग अलग राज्यों में भेजा गया था। इस कड़ी में महाराष्ट्र को भी वेंटिलेटर मिले थे। महाराष्ट्र को 8 अप्रैल 2021 को 1121 वेंटिलेटर मिले। इनमें से 150 वेंटिलेटर औरंगाबाद घाटी अस्पताल को मिले। नागपुर के सरकारी अस्पताल और इंदिरा गांधी सरकारी अस्पताल को मिलाकर 100 वेंटिलेटर दिए गए। ससून अस्पताल और सिविल सर्जन अस्पताल पुणे को 75 वेंटिलेटर और नासिक नगर निगम अस्पताल को 60 वेंटिलेटर दिए गए। दावा किया जा रहा है कि औरंगाबाद में आए इन 150 वेंटिलेटर्स में कई वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे, इनमें कई खामियां हैं। उपयोगाचेच नाही, खरं तर पीएम केअर फंड हा वेगळा चर्चेचा विषय होईल, पण जर पीएम केअर फंड हा जनतेचा पैसा आहे तर त्या जनतेला त्या व्हेंटिलेटरचा उपयोग झाला पाहिजे। मी समजतो आत्ताच्या घडीत कोविडच्या परिस्थितीत ह्या लो एंड व्हेंटिलेटरचा कोणताही उपयोग होत नाही। त्यामुळे यह हाल केवल औरंगाबाद में है ऐसा नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के कई जिलों में वेंटिलेटर धूल खा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अस्पतालों के पास इन्हें लगाने की सुविधा ही नहीं है। अभी हमारे को लगभग 20 वेंटिलेटर्स फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन मिला है और हमारे को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से 5 वेंटिलेटर्स मिला है और 10 वेंटिलेटर्स फ्रॉम अनदर डिस्ट्रिक्ट वी हैव गॉट दोस 10 वेंटिलेटर्स। तो टोटल वेंटिलेटर्स 45 वेंटिलेटर्स मिले हैं। उसमें से कुछ ये दमन 2 वेंटिलेटर्स जो इशू हुए हैं, दमन 3, दीज वेंटिलेटर्स इनके टेक्निकल सपोर्ट नहीं रहने की वजह से काम नहीं कर रहे हैं। खराब वेंटिलेटर्स को लेकर क्या कहना है महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का, वो भी सुन लीजिए। कुछ जगह पे उसके अगर उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो उसके मेंटेनेंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मदद करनी चाहिए। उसके स्पेशल इंजीनियर्स उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि ये पीएम केयर के वेंटिलेटर्स है। राजस्थान के कोटा में पीएम केयर फंड से 30 वेंटिलेटर आए थे। इन वेंटिलेटर्स को कोटा के रामपुरा जिला अस्पताल में भेजकर अस्पताल प्रबंधन भूल गया। इन मशीनों की पैकिंग भी नहीं खोली गई और ये धूल खाते रहे। ऑडिट हुआ जिसमें पता चला कि ये वेंटिलेटर तो रामपुरा जिला अस्पताल में रखे हैं। हद तो ये है कि जिस अस्पताल को ये वेंटिलेटर दिए गए वहां उसे लगाने की सुविधा तक नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस महामारी की संभावनाओं को लेकर भारत सरकार ने प्रधानमंत्री केयर फंड से जो वेंटिलेटर भेजे थे उन्हें उपयोग में लेना दूर धूल खा रहे हैं। सरकार केवल यह कहकर जिम्मेदारी से मुकरना चाहती है कि उनमें से कुछ खराब है। आज भी हजारों पीएम केयर फंड के वेंटिलेटर राजस्थान के चिकित्सालयों में धूल खा रहे हैं। वेंटिलेटर के अभाव में सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। सरकार को चिंता नहीं है। अस्पताल के इंचार्ज तक को यह पता नहीं था कि वेंटिलेटर उनके अस्पताल में है। पूर्व अधीक्षक महोदय थे उस समय, क्या है कि कुछ वेंटिलेटर्स रामपुरा हॉस्पिटल को मिले थे। रामपुरा हॉस्पिटल एक छोटा हॉस्पिटल है और एनेस्थीसियोलॉजी डिपार्टमेंट की डिमांड के हिसाब से वो वेंटिलेटर्स दिए जा रहे थे। जैसे 6 वेंटिलेटर पूर्व में ही एमबीएस हॉस्पिटल के अंदर आ गए थे। कल उनकी डिमांड आई तो 20 वेंटिलेटर उनको नया अस्पताल में दे दिए गए हैं।
उधर एबीपी न्यूज की खबर के बाद पंजाब में वेंटिलेटर्स को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। केंद्र और पंजाब सरकार आमने सामने है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने पंजाब में खराब वेंटिलेटर को लेकर सफाई जारी की है। केंद्र सरकार का दावा है कि पंजाब को दिए गए वेंटिलेटर्स में कोई समस्या नहीं है। कई परीक्षणों से गुजरने के बाद इन्हें सरकार ने खरीदा है। ज्यादातर वेंटिलेटर्स इंस्टॉल नहीं किए गए और धूल खाते रहे। फरीदकोट के अस्पताल ने इंस्टॉलेशन के बाद उसे फाइनल एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट भी दिया था। इनके इस्तेमाल में सही मानकों का प्रयोग नहीं किया गया, जिसके चलते इनमें खराबी आई। पंजाब दी कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार दी नाकामी, नलैकी और आलस दे कारण पंजाब दे अंदर हाईएस्ट मृत्यु दर कोविड केसेस च हो रही है। शर्म आंदी है जदों पंजाब दी सरकार खुद भी मुख्यमंत्री, मंत्री सब 7 स्टार कल्चर च घूम रहे और पंजाब दा आम नागरिक मर रहा है। 800 वेंटिलेटर दिसंबर 2019 पिछले साल केंद्र दी श्री नरेंद्र मोदी जी सरकार ने भेजे से, जिन्हां विच 300 वेंटिलेटर मेडिकल कॉलेज अमृतसर, मेडिकल कॉलेज पटियाला और मेडिकल कॉलेज फरीदकोट च भेजे। बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट च भेजे। पर हैरानगी की गल है कि सरकार खुद चलाने की बजाय ज्यादातर वेंटिलेटर्स को प्राइवेट हॉस्पिटल को दिता है। वेंटिलेटर्स जब अस्पतालों को दिए गए तो उनको तुरंत इस्तेमाल नहीं किया गया, और जब उनके इस्तेमाल की बारी आई तो उन्होंने काम नहीं किया। ये दोनों बातें तो साफ हो गई हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन वेंटिलेटर्स को ठीक करवाने का जिम्मा किसका है, और अगर वो काम नहीं हो रहा है तो उसके लिए कौन सी राज्य सरकार जिम्मेदार है? क्योंकि कोरोना से तड़फ रहे मरीजों को इन वेंटिलेटर्स की तुरंत आवश्यकता है, और पीएम केयर फंड से ये वेंटिलेटर खरीदे भी इसी मुसीबत के लिए गए थे। लेकिन सरकारों का ये मसला अभी तक मंत्रियों की चिट्ठी पत्री में उलझा हुआ है। केंद्र की सफाई से साफ है कि राज्य सरकारों ने अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं किया, और खास बात यह है कि वेंटिलेटर में गड़बड़ी का आरोप गैर बीजेपी सरकारों की तरफ से ही लगा है। तो सवाल है कि क्या लोगों को जिंदगी देने वाले वेंटिलेटर को कोमा में स्वार्थी राजनीति ने डाल दिया है? वेंटिलेटर जैसी जीवन रक्षक चीज पर जब केंद्र और राज्य सरकारें सियासी बयानबाजी में लग जाएं, एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे, तो सिर्फ एक ही चीज मन में आती है, और वो ये कि भगवान बचा ऐसी राजनीति से। नहीं चाहिए राजनीति जो लोगों की जान से भी ज्यादा जरूरी इन पार्टियों को दिखाई देती है। अब देखिए, ये विडंबना ही है कि एक तरफ आम आदमी मर रहा है तो दूसरी तरफ वेंटिलेटर तक पर राजनीति हो रही है। सियासी बयानों तक तो ठीक था, लेकिन जब नेताओं की संवेदनशीलता ही खत्म हो जाए तो उसको आप क्या कहेंगे? उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना को जीने का अधिकार है वाला बयान देने लगे हैं, तो भारत सरकार के सीनियर कैबिनेट मंत्री सदानंद गौड़ा तो सबको वैक्सीन के सवाल पर ऐसे उखड़े कि सारी मर्यादा सरेआम भूल गए। तो आप ऑक्सीजन की व्यवस्था करिए, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं। मम्मी को ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर। ऑक्सीजन खत्म है, कर ले जाइए। इन आंसुओं से एक बार पत्थर पिघल जाएगा, लेकिन सरकार नहीं पिघलती साहिब। वैसे भी फौलादी इरादों वाली सरकार ऐसे आंसुओं में बहने लगे तो चल गई सरकार और चल गया देश। अब ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो सरकार क्या करे? क्या सरकार फांसी लगा ले? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भारत सरकार के माननीय रसायन और खाद्य मंत्री सदानंद गौड़ा। ವಿತ್ ಗುಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ದೇಶದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತದೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೆನಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? अस्पताल के बाहर खड़ा होना आज कोरोना को निमंत्रण देने से कम नहीं, लेकिन जब कोई अपना दर्द से तड़प रहा हो और कोरोना मौत की तरह सिर पर नाच रही हो तो आदमी जान हथेली पर लेकर किसी अपने को बचाने के लिए कहीं भी जा सकता है, जहन्नुम तक जिंदगी का पीछा कर सकता है। लेकिन ये सवाल आप सरकार से मत पूछिए, आप उनसे जिंदगी की बात मत कीजिए, नहीं तो उनका गुस्सा फांसी के फंदे तक पहुंच जाएगा। ಸರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು,
ಕೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಈಗ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತದೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೆನೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? जहां अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं मिल रहा क्योंकि वक्त रहते सरकार की नींद नहीं खुली, सरकार अलसाई हुई जाग भी रही है, तो उस चीत्कार से जो कोरोना के कारण न जाने कितने घरों से उठ रही है। काश लोगों को इलाज मिल पाता, काश लोगों को दवा और ऑक्सीजन मिल जाती, काश लोगों को वैक्सीन मिल जाती। लेकिन वैक्सीन पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नसीहत क्या दी? मंत्री जी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर लहराने लगा। अब इंसान जन्म लेता है तो मरता भी है। अमर होकर इस धरती पर आया कौन है? लेकिन मरने वालों को बचाने के नाम पर क्या सरकार फांसी पर चढ़ जाएगी? ಸರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಈಗ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತದೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೆನೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ना सरकार ना, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। वैसे भी आत्महत्या पाप है और कानूनन जुर्म भी। अब आप जुर्म करेंगे? ना, आप कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप देश के रेल मंत्री रह चुके हैं, आप रसायन और उर्वरक मंत्री हैं, आप इतने बड़े शख्स हैं कि आप ऐसा मत सोचिए। लोगों का क्या है? अब इतना बड़ा देश है तो लाइन में कुछ लोग लग ही जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये विपक्ष वाले बेवजह बिलबिलाते हैं। वैक्सीन नहीं है तो क्या फांसी का फंदा लगा ले? अगर वैक्सीन नहीं है तो या तो फांसी का फंदा लगा लीजिए और या फिर सत्ता से बाहर हो जाइए। वो कहते हैं ना कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। माननीय रसायन मंत्री वैक्सीन के रसायन पर झल्ला गए तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से कुछ दिन पहले हटा दिए गए त्रिवेंद्र सिंह रावत दार्शनिक मुद्रा में आ गए। वैसे भी सत्ता चली जाए तो आदमी संत हो जाता है, और जो संत हो गया उसके लिए जड़ क्या, चेतन क्या, इंसान क्या, जानवर क्या, आदमी क्या, वायरस क्या, सब बराबर हो जाते हैं। रावत साहब को वायरस में जान दिखी और जान है तो इस जहान में उसको भी रहने का हक बनता है कि नहीं बनता है? वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। कमाल के नेता हैं हमारे। कोई वायरस पर जान छिड़कता है, कोई इंसान को छिड़क देता है। अरे हाँ, रावत से याद आया कि इनकी कुर्सी गई तो जिन तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का अखंड राज दिया गया, उन्होंने भी कोरोना के जीने का पूरा इंतजाम कर दिया था। मां गंगा का अपने धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए। अब कोरोना उत्तराखंड के पहाड़ों पर मौत की बर्बादी बांट रहा है। सिर्फ उत्तराखंड ही क्यों, पूरा देश आज त्राही त्राही कर रहा है और मंत्री नेता है कि कुछ भी बोल जाते हैं। जय। इस बीच कोरोना की दूसरी लहर में मदद का नाम बन चुके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास से आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ करने पहुंच गई। श्रीनिवास ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर रेमडेसिविर दवा तक पहुंचाकर लोगों की मदद कर रहे थे। इस पर दिल्ली पुलिस ने पूछा कि वो मदद कहां से कर रहे थे, ये सामान उनके पास कहां से आया। दिल्ली पुलिस ये जानना चाहती थी कि मदद के साधन श्रीनिवास को कहां से मिल रहे हैं, कौन उन तक ये साधन पहुंचा रहा है। इस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। #I stand with IYC, यानी मैं श्रीनिवास के साथ खड़ा हूं। इसके बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। राहुल गांधी जी का जो आदेश है लोगों को मदद करना, पूरा देश भर कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस सारे मिलके एम्बुलेंस जगह जगह लोगों को मदद करने के लिए हमने सुविधा कर रहा है। तो वो लोग अब कोरोना इस लोगों को आप कैसे मदद कर रहा है करके उसके बारे में वो लोग ने पूछा है, हमने उसके लिए जवाब दे दिया है। आज ईद है और ईद के मौके पर दुआ के लिए उठने वाला हर हाथ रब से बस यही मांग रहा है कि मुश्किलों का ये वक्त अब गुजर जाए। आप सबको ईद बहुत मुबारक हो। हमारी आपकी दुआओं को ताकत मिले, इसीलिए मैंने आज ट्विटर पर जो शब्द पोस्ट किया वो है रब।
इस शब्द के लिए ढेरों संदेश हमें मिले हैं। इनमें रोहित कुमार साहब लिखते हैं, सब में रब देखोगे तो रब में सब देखोगे, जब तक तुम मजहब देखोगे तो रब को तुम कब देखोगे। अगला संदेश सुबोध श्रीवास्तव का है और उन्होंने लिखा है, कर लो यकीन रब पर, रह लो जरा सा घर पर, क्यों मायूस है ये दुनिया, हो आएगा करम रब पर, सब पर, माफ करिएगा। तो इंडिया चाहता मैं आज इतना ही। अब आपसे सोमवार को होगी मुलाकात। रब से दुआएं करते रहिए, न सिर्फ अपनों के लिए बल्कि उनके लिए भी जो इस दौर में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। क्या पता कौन सी दुआ किसके काम आ जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।